हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर में नेक्स्ट टॉपिक इससे पूर्व आपको कैटेनरी पढ़ाया गया था। अब आपका टॉपिक आ रहा है फोर्स इन 3 डायमेंशंस, पार्ट फर्स्ट। क्योंकि मैंने इसको पार्ट में तोड़ा है तो आपको इसमें जो है फोर्स इन 3 डायमेंशन, इसका मतलब आपके तीनों अक्षों पर या 3 विमाओं पर बल ज्ञात करना। अब इसका पहला आपका आर्टिकल ही है। अब आर्टिकल क्या है कि अगर अपने को दे रखा कि एक दृढ़ पिंड में बिंदु पर क्रियाशील बल निकाय का परिणामी ज्ञात करना, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है और दृढ़ पिंड पर बिंदु है उस पर क्रियाशील बल है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपके डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आपको दे रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 3 डायमेंशन में है। अब इस पे बिंदु पी है। पी अगर कुछ दूरी पर अपने पी लेते हैं तो उसकी जो एक्सिस है वो x1 x2 और x1 y1 z1। अब पी से इस पे लंब डालते हैं और आपका जो नेक्स्ट है एक्स एक्सिस को काटता है उस बिंदु पे और इनके बीच की जो दूरी है वो y2 है, ये x1। ये आपको डायग्राम में मैंने डिटेल दिया है। माना कोई स्विच बिंदु O को मूल बिंदु तथा परस्पर लंबवत रेखाओं को OX, OY, OZ जो है आपके निर्देशीय एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। जो पिंड पर किसी बिंदु P x1 y1 z पर कोई बल क्रियाशील है जिसके अक्षों के समांतर घटक आपके x1 y1 और z1 है। x अक्ष के समांतर घटक x1 है, y अक्ष के समांतर घटक y1 है और z अक्ष के समांतर घटक z1 है। यदि समतल x और y पर P से लंब PL तथा L को x अक्ष पर लंब LM तथा z अक्ष के समांतर NMQ खींचा गया तो CZ डैश MN तथा MQ के अनुदिश समान बल Z क्रियाशील है। PZ1 एवं MQ के अनुदिश क्रियाशील बल Z एक बल युग्म है तो आघूर्ण होगा बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो Z1 डॉट LM बराबर, और LM का मान आपने स्मॉल y1 है तो Z1 y1 जिसकी y अक्ष से Z अक्ष की दिशा में घुमाने वाली की प्रवृत्ति होती है। अर्थात ये कौन सी दिशा होगी? पॉजिटिव दिशा होगी, क्रियाशील है तथा जिसका अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। साथ ही वह और Z डैश तथा MN के अनुदिश क्रियाशील बल Z1 एक बल युग्म बनाती है तो आघूर्ण हो जाएगा Z1 इंटू ओ डैश वाई या Z1 x1 जिसका अक्ष y अक्ष के अनुदिश है तथा उसकी अपोजिट दिशा है। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो बल युग्म की x अक्ष से Z अक्ष की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति होती है। तो P पर क्रियाशील बल घटक Z1 निम्न के तुल्य होगा। एकल बल Z1 के बल युग्म आघूर्ण y1 Z1 जो OX का परित है और एक बल युग्म का आघूर्ण x1 Z1 OY के परित है। बिंदु P पर क्रियाशील बल का घटक अगर x1 निम्न के तुल्य है तो देखो पहले लिया मैंने अपने कौन से x पर, अब यहाँ पे तो एकल बल x1 बल युग्म आघूर्ण Z1 x1 और बल एकल बल युग्म का आघूर्ण OZ के परित स्मॉल y1 x पर। इसी प्रकार P बिंदु पर क्रियाशील बल घटक का y1 निम्न के तुल्य है तो पहले Z1 के तुल्य लिया है, फिर x1 के तुल्य लिया है, फिर y1 के। तो एकल बल y1 हो गया, बल युग्म आघूर्ण हो गया स्मॉल x1 y1 OZ के परित और बल युग्म जिसका आघूर्ण है स्मॉल Z1 y1 OX के परित। तो आपको 1, 2, 3 पर ये आधारित बल के घटक है वो x1 y1 Z1 निम्न के तुल्य हैं। तो अपने इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके x y z के ले लेते हैं तो x1 y1 z1 क्रमशः OX OY और OZ के अनुदिश है। बल युग्म है y1 स्मॉल y1 कैपिटल Z1 स्मॉल Z1 कैपिटल Y1 OX के परित। दूसरा स्मॉल Z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल Z1 OY के परित। और फोर्थ आपका इसका आएगा बल युग्म जो स्मॉल x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 OZ के परित। इसी प्रकार अन्य बिंदु तो अपने यहाँ पे P बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 के सापेक्ष अपने क्रियाशील बल और उसके तुल्य अपने x1 y1 z1 के अनुदिश निकाला है। x y z के अनुदिश तो वो x1 y1 z1 के अनुदिश आ गया। इसी प्रकार अन्य बिंदु अगर अपने Q लेते हैं x2 y2 z2 पर क्रियाशील बलों के घटक अगर इस कैपिटल x2 कैपिटल y2 कैपिटल z2 भी OX OY OZ के अनुदिश हो
तो बल युग्म के सापेक्ष आघूर्णों के परित प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण निकाय जो है निम्न के, तो ओ एक्स का अनुदिश होगा तो आपका x1 + x2 + x3 कैपिटल चल रहा है तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ x1 और इसको x मान लिया। ओ वाई का अनुदिश करेंगे तो कैपिटल y1 + y2 तो इसको समेशन ऑफ y1 इसको y मान लिया। और ओ जेड का अनुदिश बल लेंगे तो कैपिटल z1 + z2 + z3 इस टाइप से इनका योग करेंगे तो समेशन ऑफ z1 = z मान लिया। ओ एक्स के परित एक बल युग्म जिसका आघूर्ण तो समेशन ऑफ स्मॉल y1 कैपिटल z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1 इसको l माना है। ओ वाई के परित अगर बल युग्म आघूर्ण लेंगे तो समेशन स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1 इसको m माना है। और ओ जेड के सापेक्ष अगर लेंगे तो समेशन स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 n माना है। अर्थात 3 बल है आपका कैपिटल x y z तथा सभी ओ पर क्रियाशील है। यदि एक बल r जो ओ पर क्रियाशील है तो परिणामी आप पीछे पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, r² = y x² + y² + z²। उसमें 2 डायमेंशन था, इसमें 3 डायमेंशन है। एवं r की क्रिया रेखा की दिक् हो जाए x/r, y/r और z/r। यदि 3 बल युग्म l m n एक बल युग्म के तुल्य है तो जिसका आघूर्ण g है तो g² = l² + m² + n² पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एवं g की क्रिया रेखा की दिक् हो जाए l/g, m/g और n/g। संक्षेप में संयुक्त निकाय को अपने को x y z और l m n। तो इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मैंने निकाले हैं आपके आघूर्ण और आपकी दिशा इन्हीं का, और r² परिणाम निकालना है तो r = √x² + y² + z²। अब कैपिटल x क्या है, समेशन ऑफ x1, इनके x दिशा में जो भी है, कैपिटल y1 है समेशन ऑफ y1 और कैपिटल z1 समेशन ऑफ z1 है। अब आता है एक सरल रेखा के परित बल आघूर्ण ज्ञात करना। यदि एक बल एक रेखा के सापेक्ष आघूर्ण बल का रेखा के लंबवत घटक तथा बल की रेखा के मध्य न्यूनतम दूरी का गुणनफल होता है, जैसे बल का ओ एक्स के परित आघूर्ण का योग हुआ तो आपको वही वापस स्मॉल y1 कैपिटल z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1, इसको माइनस वाले को सेकंड में लिख दें और फर्स्ट में तो आपका वो आघूर्ण आ जाएगा। ओ एक्स के सापेक्ष जो अपने l माना है वो का वही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एक दृढ़ पिंड की साम्यावस्था में का सामान्य प्रतिबंध लिखिए। तो आपको दृढ़ पिंड की साम्यावस्था की सामान्य प्रतिबंध क्या है, जो आपने पीछे अपने दोनों फॉर्मूले किए हैं। यदि एक पिंड पर क्रियाशील बल निकाय का एकल बल r तथा बल युग्म आघूर्ण g हो तो सम्मानित किया जाता है। तो r² = कैपिटल x² + y कैपिटल y² + कैपिटल z² तथा g² = l² + m² + n²। किसी भी परिस्थिति में एकल बल r तथा बल युग्म g साम्यावस्था में नहीं होने पर, ये तो साम्यावस्था में होने पर है, अगर नहीं होता है तो r और g का अलग अलग मान 0 होगा। तो r = 0 है तो x² + y² + z² = 0, तो इन सब को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x = y = z = 0 तथा g² = l² + m² + n², क्योंकि साम्यावस्था में नहीं है तो ये भी जब 0 है तो ये भी आपके इसके बराबर ही होगा। और इसके अनुसार अपने चलेंगे तो l का मान भी 0 प्लस m का मान भी 0 और n का मान भी 0 होगा। अर्थात बल निकाय का निर्देशीय अक्षों के समांतर वियोजित भाग का अलग अलग शून्य होना चाहिए, साथ ही तीनों अक्षों के परित आघूर्ण का योग भी अलग अलग शून्य होना चाहिए। सबसे उसके बाद में आपका आता है पॉइसनेट सेंट्रल एक्सिस। पॉइसन केंद्रीय अक्ष क्या है, इसका क्वेश्चन भी है और इसका कथन भी है, या इसको स्टेट एंड प्रूव पॉइसन सेंट्रल एक्सिस थ्योरम। तो कथन मैंने लिखा है, इसका स्टेटमेंट, सिद्ध कीजिए कि एक पिंड पर क्रियाशील बल निकाय एक बल तथा एक बल युग्म को सम्मानित होता है जिसकी अक्ष बल की दूरी दिशा में संपाती हो। तो इसके जैसे ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक मैंने डायग्राम में दिखा है, अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये जी साइन थीटा इसका क्षैतिज अक्ष से रोटेट होता है, ये जी कोस थीटा, इस पर क्रियाशील बल आपके एक्स आर दे रखा है। और ये जो आपकी कहलाती है, ये आप जो तीसरा डायग्राम दिया है उसमें पॉइसनेट केंद्रीय अक्ष कहलाती है। तो इसको मैंने डिटेल में लिखा है, माना एक बल निकाय पर स्विच बिंदु O पर क्रियाशील बल R तथा एक बल युग्म सम्मानित होता है जिसका O से गुजरने वाली रेखा परित आघूर्ण G होता है। तो R की दिशा OA और बल युग्म G का अक्ष OB के अनुदिश है, तो OA से कोण थीटा बनाती है। तो तल AOQ में O से OA के लंबवत
OC खींचने पर OA, OB तथा OC सभी समतलीय है। समतलीय होने का मतलब एक ही तल में स्थित है। तो OA के परित घटक होगा G cos थीटा, OC के परित घटक होगा G sin थीटा होगा। द्वितीय बल G sin थीटा जो अक्ष OC के परित है तथा समतल AOD के लंबवत क्रियाशील है, तो इसे दो समान तथा असमान समांतर बलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो समतल AOD के आघूर्ण G sin थीटा होगा। माना इसमें एक बल R है जो O पर OA के विपरीत दिशा में क्रियाशील है, तो अन्य बल O से OD की दूरी पर O डैश पर OA के समांतर R डॉट, क्योंकि O डैश बराबर G sin थीटा, तो O डैश बराबर G sin थीटा बटा R। ये समीकरण 1 होगी। अब अगर अपने O पर कार्यरत बल R को -R संतुलित होता है, मतलब R को क्रियाशील बल जो है उसकी विपरीत दिशा कर दें तो -R संतुलित होता है, तो शेष बल R O डैश A डैश के अनुदिश तथा बल युग्म G cos थीटा की अक्ष OA के परित है, तो इसके समांतर O डैश A डैश पर स्थानांतरित करने पर तो निकाय बल जो है R जो है OA डैश के अनुदिश होगा तथा बल युग्म G cos थीटा O डैश A डैश के परित होगा। शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पूछ सकते हैं पॉइसन केंद्रीय अक्ष के अभिलक्षण कीजिए या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो अभिलक्षण में क्या है, बलों के निकाय का केंद्रीय अक्ष यूनिक होता है और परिणामी बल युग्म का केंद्रीय अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण बिंदु O के संगत परिणामी बल युग्म का आघूर्ण है, क्योंकि G cos थीटा सदैव G से हमेशा कम होता है। और आपको आ रहा है एक बल निकाय का एकाकी बल में सम्मानित होने का प्रतिबंध। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप के। तो माना निकाय एक स्वेच्छ बिंदु O पर क्रियाशील एकल बल R तथा बल युग्म G में सम्मानित होता है, तो यदि बल R तथा बल युग्म G के अक्ष के मध्य कोण थीटा हो तो R निम्न के तुल्य होगा। तो बल R cos थीटा है वो बल युग्म के अक्ष OB के अनुदिश होगा। R sin थीटा है वो बल युग्म OL OB के लंबवत होगा। वह बल निकाय एकल बल में सम्मानित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि R cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब OB के अनुदिश बल युग्म है उसका मान 0 होगा, नहीं तो R cos थीटा बराबर 0। R कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि परिणामी है। तो cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा बराबर 0 तो आपने त्रिकोणमिति से पढ़ चुके हैं कि cos 90 होता है, तो थीटा का मान 90 हो गया। अर्थात इसकी दिक् को जो है x/r, y/r और z/r तथा L/G, M/G और N/G वाली सरलरेखा के मध्य कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने जब दो अपने को ये दिक् वजह दे रखी है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो जब ये दोनों परस्पर लंबवत हो तो आपने पढ़ा है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो LMN का L1 का मान M1 का, N1 का, L2 M2 N2 इनका मान रखेंगे तो x/r डॉट L/G प्लस y/r M डॉट G M/G प्लस Z/r N/G बराबर cos 90। तो इसका सबका एलसीएम RG आ रहा है, तो आपके LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। ये आपका एकाकी बल में सम्मानित होने का प्रतिबंध कहलाता है। नेक्स्ट आपकी इसकी छोटी डेफिनेशन है कि रेंच या तथा स्क्रू एकल बल F तथा बल युग्म G cos थीटा निकाय को रेंच कहते हैं तथा बल R रेंच की तीव्रता कहलाती है तथा G cos थीटा को पॉइसनेट आघूर्ण कहलाता है। इसे K द्वारा व्यक्त करता है। तो रेंच का पिच P स्मॉल p बराबर K/R, अर्थात K/R को रेंच का पिच कहलाता है। लास्ट में आपका आता है इन्वेरिएंट। इन्वेरिएंट का मतलब अपरिवर्तनीय, जैसे किसी को अगर मान रखने पर वो अपरिवर्तन होता है तो वो कहलाता है आपका इन्वेरिएंट। तो किसी बल निकाय के मूल बिंदु तथा अक्षों के चयन किसी भी प्रकार से करने पर राशियाँ x² प्लस y² प्लस z² तथा LX प्लस MY प्लस NZ का मान अपरिवर्तन होता है, तो वह आपकी अपरिवर्तनीय कहलाता है। जहाँ कैपिटल X बराबर समेशन ऑफ XR तथा L बराबर समेशन ऑफ YR स्मॉल कैपिटल ZR माइनस स्मॉल ZR कैपिटल YR होता है। तो इस प्रकार ये जो आपको टॉपिक मैंने बताया है, इस टॉपिक में आपको क्या दिया है कि फोर्स इन 3 डायमेंशन आपको बताया है। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट डे आपको इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। तो मैंने हर टॉपिक में 2-2 3-3 पार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि एक पार्ट में करने पर अपने बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है और उसको समझाने में या पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको क्या है शॉर्ट आंसर टाइप में और इसको पार्ट्स में किया है। तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट डे आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो
या जो भी हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी मैंने आगे नेक्स्ट में दिए हैं। तो अभी तो आपके क्या चल रहा है, आर्टिकल के बाद में एग्जाम्पल भी है और मैंने अनसोल्व क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं जो पिछले पेपरों में आपसे पूछा गया है। थैंक यू।